प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 7 अपीलें भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए हैं। घर से काम करें, सोना न खरीदें, ईंधन बचाएं, विदेश यात्रा से बचें, खेती अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं। इन संकल्पों से हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या हमारे और आपके घर में लिए गए रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले देश की पूरी आर्थिक स्थिरता को बचा सकते हैं? आज इस विश्लेषण में हम प्रधानमंत्री की उन 7 अपीलों को थोड़ा गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम नागरिक की आदतें सीधे देश के मैक्रो इकोनॉमिक्स और करंट अकाउंट डेफिसिट को प्रभावित करती हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले इन 7 अपीलों पर नजर डालेंगे, फिर उस आर्थिक संकट को समझेंगे जो इसके पीछे है। उसके बाद हम इंपोर्ट की बकेट मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। साथ ही इन नीतियों से जुड़े जोखिम और आलोचनाओं को निष्पक्ष रूप से देखेंगे और आखिर में इन वॉलंटरी नजेस की तुलना ठोस संरचनात्मक सुधारों से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द 7 अपील्स। सबसे पहले उन विशिष्ट बदलावों को जानना जरूरी है जिनकी मांग की गई है। हाल ही में जनता से अपनी दैनिक आदतों में कुछ बदलाव लाने का आग्रह किया गया है। इनमें शामिल हैं ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम करना, 1 साल तक सोना खरीदने से बचना, अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, खाने के तेल का उपयोग कम करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को आधा करके प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना, विदेशी ब्रांड्स को छोड़कर स्वदेशी अपनाना और अगले 1 साल तक फॉरेन ट्रैवल या डेस्टिनेशन वेडिंग से परहेज करना। बेसिकली यहां नागरिकों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी सुविधा और देश के आर्थिक कर्तव्य के बीच एक बेहतर संतुलन बनाएं। इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी की भाषा में इसे नज बेस्ड गवर्नेंस कहते हैं। मतलब कानून बनाकर किसी चीज पर बैन लगाने के बजाय जनता को समझाना और सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करना। इसका पूरा आइडिया आर्थिक देशभक्ति पर टिका है। सरकार चाहती है कि बिना किसी डंडे के लोग खुद आगे आकर इंपोर्ट्स कम करें और स्वदेशी चीजों को चुनें। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस। आखिर अचानक इन अपीलों की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका सबसे बड़ा कारण है आयात यानी इंपोर्ट्स पर हमारी भारी निर्भरता। जरा इस पर गौर कीजिए। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल और लगभग 90% सोना विदेशों से मंगवाता है। जब भी ग्लोबल मार्केट में इनकी कीमतें आसमान छूती हैं, हमारा इंपोर्ट बिल सीधे तौर पर बढ़ जाता है और ये किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और 2026 का जो आर्थिक झटका है, उसने इस चुनौती को कई गुना बढ़ा दिया है। वेस्ट एशिया में जो संघर्ष चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो रुकावटें आई हैं, उसकी वजह से क्रूड ऑयल अचानक $105 से $126 पर बैरल तक पहुंच गया है। इसका रिजल्ट, देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से खाली हो रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को और बड़ा बनाता है हमारा सोने का शौक। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमने करीब $71.98 बिलियन सिर्फ सोना खरीदने में लगा दिए। जरा सोचिए, लगभग $72 बिलियन। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसका कोई डायरेक्ट आर्थिक उत्पादन नहीं होता, पर करंट अकाउंट डेफिसिट पर यह बहुत भारी पड़ता है। अगर इस खर्च को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए तो हम गिरते रुपए को काफी हद तक स्थिर कर सकते हैं। तो आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए? यही हमारा सेक्शन 3 है, द बकेट मैकेनिज्म। इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। एक देश के इंपोर्ट्स को हम 3 अलग अलग बकेट्स में बांट कर देख सकते हैं। बकेट 1 में वो चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे क्रूड ऑयल और कोयला। इन्हें तो हर हाल में लाना ही पड़ेगा, वरना इकोनॉमी रुक जाएगी। बकेट 2 में आती हैं डिफरेबल चीजें, जैसे सोना या फॉरेन ट्रिप्स, जिन्हें हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। और बकेट 3 में हैं वो चीजें जिनके बदले हम घरेलू उत्पाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर नागरिक बकेट 2 का खर्च कम कर दें तो देश उन डॉलर्स को बचा सकता है जो बकेट 1 की सबसे जरूरी चीजों के लिए चाहिए। बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी हमारी खेती में भी लागू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर और ग्लोबल एनर्जी मार्केट गहराई से जुड़े हुए हैं। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतें ग्लोबल गैस प्राइसेस पर निर्भर करती हैं। तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल आधा कर दें, नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़ें और पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप्स लगाएं, तो हम अपनी खेती को अंतर्राष्ट्रीय गैस की उतार चढ़ाव वाली कीमतों से सीधा अलग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, रिस्क्स एंड क्रिटिसिज्म्स। जैसा कि हर आर्थिक नीति में होता है, यहां भी काफी चर्चाएं और आलोचनाएं चल रही हैं। इस मुद्दे पर 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं
और एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में हमें दोनों को देखना होगा। सरकार इन अपीलों को स्मार्ट स्पेंडिंग कहती है। उनका मानना है कि इससे रुपए को बचाया जा सकता है बिना डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरी तरह रोके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे मॉरल कोअर्जन यानी नैतिक दबाव बताता है। उनका तर्क है कि सस्ते रूसी तेल के विकल्प खोने के बाद अब सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी सिक्योरिटी की कमजोरियों का बोझ आम जनता के कंधों पर डाल रही है। और इसमें एक रियल इकोनॉमिक रिस्क भी जुड़ा हुआ है। देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी जनता जो पैसा खर्च करती है वो भारत की जीडीपी का 56% हिस्सा बनाता है। अगर यात्राओं, आभूषणों और बाकी चीजों पर लोग अचानक अपना खर्च बंद कर दें तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और खासकर छोटे उद्योग एमएसएमई सेक्टर को इस सुस्ती से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिर लंबा समाधान क्या है? आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 नजेस वर्सेस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अगर हम पहले के संकटों पर नजर डालें तो पिछली और अब की अप्रोच में एक बड़ा फर्क है। याद कीजिए 2013 की करंट अकाउंट क्राइसिस। तब सरकार ने मैंडेटरी कंट्रोल्स लगाए थे, जैसे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 4% से बढ़ाकर सीधा 10% कर दी थी, ताकि डिमांड जबरदस्ती कम हो जाए। लेकिन 2026 में कोई ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है, मार्केट खुला है, बस जनता से एक वॉलंटरी अपील की गई है। ये पूरी तरह नागरिकों की इच्छा पर निर्भर है। और मान लीजिए, अगर नागरिक इस अपील को सीरियसली लेते हैं तो इसका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। अगर जनसंख्या का सिर्फ 1/4 हिस्सा भी इन बातों पर अमल करे तो हम लगभग $17.5 बिलियन बचा सकते हैं। यह हमारे कुल आयात का करीब 2.3% है। ये बचत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आने वाले कुछ महीनों तक हालात संभालने के लिए एक अच्छी खासी राहत दे सकती है। खैर, आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आम जनता का त्याग हमें 3-4 महीने की मोहलत तो दे सकता है, पर लंबे समय की स्थिरता के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है, जैसे कि एनर्जी सप्लाई चैनल्स को मजबूत करना, बचत को फिजिकल गोल्ड के बदले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करवाना, पीएलआई स्कीम्स के जरिए देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और अपने स्वदेशी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकता है। क्या नागरिकों का ये अस्थायी त्याग सच में उन बड़े स्ट्रक्चरल आर्थिक सुधारों की जगह ले सकता है, या फिर ये बस आने वाली समस्याओं को कुछ वक्त के लिए टालने का एक तरीका है? जैसे जैसे दुनिया का आर्थिक माहौल बदल रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी को बचाने में नज बेस्ड गवर्नेंस कितनी असरदार साबित होती है। आज के इस आर्थिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।